हेलो स्टूडेंट, फन विद फिनेरिया में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th आरबीएसई एंड सीबीएसई का जो चैप्टर 9th है लाइट चैप्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर आपका वो फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। जनरली जूलॉजी की जो बायोलॉजी की जो सीरीज़ है वो आपकी चल रही है इसमें, उसमें आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है। और आज अपन जो फिजिक्स का जो नया चैप्टर है, जो चैप्टर 9th है लाइट, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग, ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो अपन लास्ट में करेंगे। ओके, देन स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लाइट है। तो ये चैप्टर का नाम ही क्या है आपका, लाइट है। तो भाई लाइट का मतलब क्या है, भाई लाइट क्या होती है। तो लाइट, मेनली जो लाइट है वो आपकी एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करती है। तो जनरली लाइट क्या है कि जैसे मान लो आप एक क्या करें, आप जैसे मान लो एक डार्क रूम में गए, ठीक है। तो डार्क रूम में आप जब जाओगे तो आपको क्या चीज़, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको क्या चाहिए, मेनली ज़रूरी है सबको कि भाई लाइट चाहिए। क्योंकि बिकॉज अगर आप बोलोगे सर आइज़ चाहिए, तो आइज़, ठीक है, आइज़ से अपन देखते हैं, लेकिन आइज़ भी, जनरली आइज से भी अपन तब देख पाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को जब जब आपको जो लाइट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, लाइट का कोई भी सोर्स जो होगा वो प्रेजेंट होगा। और मेनली जो लाइट के कई सारे सोर्सेज होते हैं। लाइक आपके जो मेनली जो सबसे बड़ा जो लाइट का जो सोर्स है वो आपका क्या है, सन है, सभी को पता है। इसके अलावा मेनली अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन देखते हैं तो आपका जो बल्ब है, ठीक है, ट्यूबलाइट है, ये सभी क्या है आपके लाइट के ऑब्जेक्ट होते हैं। और इन्हें मेनली अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो लाइट है क्या, तो लाइट जो है वो एक क्या है, एनर्जी की फॉर्म है जो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने देखने के लिए क्या करती है, आपके हेल्प करती है। तो लाइट की डेफिनेशन अपन पढ़ सकते हैं कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ हेल्प टू अस सी एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। और लाइट एक क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। अब बात करते हैं जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेनली जो आपकी लाइट है वो एक तरीके से क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसी कारण जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज आप देखते हो कि जो लाइट है वो कहाँ से आती है, आपके सन से आती है, ठीक है। तो सन है, तो जनरली आपको पता है स्पेस में किसी भी तरीके का मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, लाइक एयर वाटर, ये मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। तो वहाँ से आपकी जो लाइट है वो कहाँ आ रही है, अर्थ पे आ रही है। तो इसका मतलब जो लाइट है उसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बिना किसी मीडियम के वैक्यूम के अंदर भी क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। क्यों कर सकती है, उसका रीज़न है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसके साथ है सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है कि जो लाइट जो होती है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कभी भी जिगजैग या मान लो जैसे रेंडमली क्या नहीं करती, ट्रेवल नहीं करती। ये हमेशा सीधी क्या होगी आपकी, सीधी जो होगी वो ट्रेवल करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके साथ जो थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी जो वो क्या है, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब है कि इसका दोहरा नेचर होता है, इसकी दोहरी प्रकृति होती है, या इसकी जो डबल नेचर होता है। कौन कौन सा नेचर होता है, तो मेनली डबल नेचर, ड्यूअल नेचर के अंदर इसका जो नेचर होता है, यानी जो लाइट होती है वो पार्टिकल के रूप में भी होती है, ठीक है, और लाइट आपकी वेव के रूप में भी होती है। वेव का जो थोड़ी जो दी थी वो दी थी आपकी, जो समझाई थी मेनली देखो पार्टिकल के रूप में, तो जो आपका जो फोटॉन्स के रूप में, क्योंकि जो एनर्जी जो आपके लाइट है वो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में आती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब पार्टिकल्स के रूप में। और जो वेव्स जो होती हैं, वेव का जो हाइगेंस का जो आपका वेव प्रिंसिपल है, जो कि आप लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, उसके अंदर आपको ज़्यादा इस चीज़ को समझने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मेनली जो थर्ड प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, इसका जो लाइट होती है उसका ड्यूल नेचर होता है। यानी ये ड्यूल नेचर का मतलब लाइट जो होती है वो पार्टिकल के रूप में भी क्या करती है, आपकी ट्रेवल करती है, और साथ में जो वेव के रूप में भी ट्रेवल करती है। इसके साथ जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो यूनिट आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपको यूज़ में लेनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्पीड जो होती है लाइट की वो कितनी होती है, 3 × 10⁻मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड के अंदर इतनी जो मीटर की जो दूरी है वो क्या कर लेती है, आपकी लाइट तय कर लेती है। इसके साथ होता है कि जो लाइट होता है उसके कारण
मेनली अगर लाइट जो होगी वो अगर किसी ओपाकी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, किस पे गिर रही है? ओपाकी ऑब्जेक्ट। ओपाकी ऑब्जेक्ट का मतलब जो लाइट को अपने में से पास नहीं होने देते। लाइक अपन है तो अपने में से क्या लाइट पास होती है? नहीं होती। ठीक है, आपकी जो वॉल्स है, वॉल्स से क्या, जैसे कि आपकी दीवारें होती है, दीवारों से लाइट पास होती है? नहीं होती। तो ये सब क्या है? आपके ओपाकी ऑब्जेक्ट है। तो ओपाकी ऑब्जेक्ट से जब लाइट पास होती है तो एक फिनोमिना क्या होता है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, जो भी ट्रांसपेरेंट होती है आपकी, जो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, उन उनके अंदर जो फिनोमिना जो आपका प्रोड्यूस होगा, ट्रांसपेरेंट के कारण जो फिनोमिना प्रोड्यूस होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। और जो रिफ्लेक्शन और जो रिफ्रैक्शन होता है, क्या? रिफ्लेक्शन और जो रिफ्रैक्शन होता है वो किसके कारण होता है? लाइट की प्रेजेंस के कारण होता है। ये लाइट के एक फिनोमिना होते हैं। यानी कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो तो किस कौन सी सरफेस पे या कौन से ऑब्जेक्ट में होगा? आपके ओपाके ऑब्जेक्ट में। और जो रिफ्रैक्शन जो होता है, क्या? रिफ्रैक्शन जो होता है वो आपका किस में होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में। अब देखिए भाई, इमेज क्या होती है? देखिए, ये इमेज क्या है? तो इमेज क्या है कि जब कोई दो लाइट रेज, जब क्या होती है? जब दो लाइट रेज आपस में मिलती है, ठीक है, यानी आपस में मिलने का मतलब, दो लाइट रेज मिलने का मतलब कि भाई जैसे इंसिडेंट रे, आने वाली रे और जाने वाली रे, जब दोनों एक ही क्या मिल रही है आपकी, मेनली जब दोनों एक ही पॉइंट पे मिलती है, यानी कि जब दो रेज आपस में एक ही पॉइंट पे मिल रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं इमेज। ठीक है, जैसे कि आपका मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे मान लो इसमें अगर अपन बात करें, तो जैसे कि आपका इसमें अपन बात करें, जैसे ये है, तो जैसे मान लो इस तरीके से, जैसे मान लो ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर का थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ये स्फेरिकल मिरर है, इसमें जो ये इस तरीके से, अब अपन ने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है। अब जैसे एक तो क्या जाएगी आपकी इधर, ठीक है, और ये टकरा कर किस तरफ आ जाएगी? आपकी इस तरफ आ जाएगी। और एक जाएगी आपकी इस तरफ से, ठीक है, ये आपकी इस तरफ से, आपकी क्या हुई? टकरा के इस तरफ आई। तो ये दोनों रेज जहाँ पे मीट कर रही हैं, ये दोनों रेज जहाँ पे मीट कर रही है, वहाँ पे आपका क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो जब कोई दो रेज आपस में क्या करती है? मीट करती है, और जहाँ पर ये मीट कर रही है, जहाँ पे ये मिल रही है, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं इमेज। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? इमेज। यानी इमेज कहाँ पे बनेगी? यहाँ पे बनेगी। जब भी कोई दो रेज आपस में क्या होती है? आपस में एक पॉइंट पर आकर मिलती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। उस जगह क्या बनेगी? आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये आपका इमेज का पार्ट कंप्लीट। तो इमेज का पार्ट समझ में आया आपको? क्या होता है इमेज? इमेज क्या है कि जब कोई दो रेज क्या करती है, जब कोई दो रेज आपस में मीट करती है, तो जिस पॉइंट पर ये मीट करेगी, जिस पॉइंट पर ये मिलेगी, उसे अपन क्या बोलते हैं? उस जगह क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है। ठीक है, तो अब चलते हैं आपकी, देखिए भाई, इमेज जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है रियल और एक होती है आपकी वर्चुअल। तो देखिए भाई, रियल जो होती है वो मेनली क्या होता है? रियल जो इमेज होती है वो हमेशा कैसी बनती है? रियल हम इमेज हमेशा बनेगी उल्टी। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। ठीक है, रियल तो हमेशा क्या बनेगी? रियल इमेज तो हमेशा उल्टी बनेगी। ठीक है, जैसे आपकी इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और जो आपकी वर्चुअल जो होती है वो आपकी हमेशा क्या बनती है? इरेक्ट बनती है। ठीक है, अब आता है प्लेन मिरर। क्या है अब? प्लेन मिरर। ये आपका है प्लेन मिरर। तो देखिए भाई, प्लेन मिरर जो है वो क्या है? तो प्लेन मिरर इज ए मिरर विथ ए फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस। इसका मतलब ये है कि जब किसी मिरर की जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो कैसी होगी? प्लेन होगी। रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसी होगी? प्लेन। अब देखिए भाई, इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिव सरफेस का मतलब क्या है वो समझना आपको। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस का मतलब है कि जहाँ पे जब लाइट रेज क्या होती है? इंसिडेंट होती है, मतलब जब कोई लाइट रेज आकर इस मिरर पे गिरेगी, तो उसके बाद ये वापस इस मिरर से टकराकर वापस चली जाती है। बिकॉज ये मिरर क्या होता है? ओपाक्यू होता है। यानी कि जो ये सरफेस है वो कौन सी सरफेस हो गई? रिफ्लेक्टिव, क्योंकि रिफ्लेक्शन इसके कारण हो रहा है, इस सरफेस के कारण क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इससे इस सरफेस को अपन क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलेंगे। और आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है? कि जब कोई इंसिडेंट रे या आने वाली रेज जब क्या करती है, किसी कोई रेज है वो आपकी किस पे गिरेगी? किस पे गिरेगी? आपकी किसी मिरर पे गिरेगी, तो गिरने के बाद वो वापस क्या हो जाती है? अपोजिट डायरेक्शन में आपकी
क्या चली जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी चली जाएगी। इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इस सरफेस को अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिव सरफेस का। ओके, तो ये आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। तो आपको प्लेन मिरर का पता लग गया सबसे पहले। तो प्लेन मिरर क्या है कि ऐसा मिरर जिसमें क्या होती है, फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। क्या होती है, फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव सरफेस आपको पता लग गया कि जिस सरफेस से क्या क्या प्रोड्यूस होगा, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव सरफेस। इस केस में रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सी है, ये है आपकी, ये जो आपका यहाँ से बनाया हुआ ना, ये जी इस तरीके से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इस पार्ट को अपन रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब देखिए भाई, जो आपका प्लेन मिरर है उसकी क्या है, मतलब जो प्लेन मिरर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो सबसे पहले कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। यानी हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। यानी वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, मतलब काल्पनिक का, रियल नहीं होती। और हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है, हमेशा इरेक्ट। देखिए भाई, जो रियल इमेज होती है उसका मतलब ये होता है कि जो रियल इमेज, यानी कि जो रियल इमेज बन रही है, जिसको अपन किसी मतलब पार्ट पे अपन क्या कर सकते हैं, किसी पार्ट पे उसको अपन मतलब उस इमेज को अपन किसी जो पार्ट होता है उस पर अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज को अपन क्या नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हमें जो वर्चुअल इमेज, अगर आपकी इमेज सीधी बन रही है, इसका मतलब क्या है, वो वर्चुअल इमेज है, यानी वो काल्पनिक इमेज है। तो जो आपकी जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर हमेशा जो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। इसके बाद होता है कि जो आपका, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये है आपका, ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, आप कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं। ठीक है, जैसे अपना कौन खड़ा है यहाँ पे, बोलू खड़ा है। बोलू क्या कर रहा है, अपने आप को इस जो आपका जो मिरर है उसके अंदर निहार रहा है और क्या कर रहा है, अपने बालों को सेट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपने बालों को सेट कर रहा है। तो ये जिस डिस्टेंस पे खड़ा है, जैसे कि मान लो मैं इसे मान लेता हूँ कि इसका जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितना है, 5 मीटर। तो इसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, जो इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, वो भी कितनी दूरी पे बनेगी आपकी, 5 मीटर, यानी 5 मीटर की दूरी पे भी इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्लेन मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट का जो मिरर से जो डिस्टेंस होता है, उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, इमेज का मिरर से होगा। जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होता है, उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मतलब अपन, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, भोलू है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, भोलू है। और ये बन रही है भोलू की इमेज। ठीक है, तो भाई भोलू का डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर। ठीक है, और जो भोलू की इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर। अब यहाँ ऐसे नहीं है कि भाई आप लोग क्या कर दो, जैसे मान लो जनरली अगर आप अपन समझते हैं इस चीज़ को, तो भी अपन क्या करेंगे कि भाई भोलू 5 मीटर यहाँ पे खड़ा है, तो अपन ने क्या कर दिया, भाई भोलू की इमेज कहाँ बनेगी, 7 मीटर बनेगी, 60 मीटर की दूरी पे बनेगी। तो ऐसा थोड़ा ना कि भाई वो दूर भग गया है भाई, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है कि जो भोलू की इमेज है वो आपकी जितनी जितनी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जितना मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होगा। ठीक है, तो भाई जो मिरर जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट का मिरर से जितना डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होगा। अब आता है लेटरल इन्वर्जन। क्या आता है आपका, लेटरल इन्वर्जन। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें, लेटरल इन्वर्जन जो चीज़ है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चंस पहले पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ लेटरल इन्वर्जन क्या है। तो देखिए, ये आपका प्लेन मिरर है, आप यहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन एक इफेक्ट है जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, आपके प्लेन मिरर के द्वारा। ये प्लेन मिरर के कारण प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, ठीक है, तो आपकी इमेज का आपको इसमें क्या दिखाई देगा, आपकी इमेज का इसमें राइट हैंड उठता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, लेफ्ट इसका राइट हो जाएगा और इसका राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा और आपका राइट इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट राइट जो पार्ट होता है वो इसमें एक्सचेंज हो जाता है।
ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, अपने लेफ्ट हैंड को उठाया तो इसमें कौन सा हैंड उठता हुआ दिखाई देगा, राइट हैंड। इसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन अपन अगर देखें तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कि जो लेटरल इन्वर्जन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए भाई, लेटरल इन्वर्जन इज द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर के कारण ये क्या होता है, आपका जो इफेक्ट है लेटरल इन्वर्जन वो प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, इन रिवर्सिंग इमेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वही चीज़ जो मैंने बताई अभी, कि आपका जो ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट होगा, यानी कि आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपका लेफ्ट इमेज का क्या होगा, राइट होगा, और आपका राइट इमेज का क्या होगा, लेफ्ट होगा। इसी के कारण, अब इसी कारण क्या होता है, आपको पता है, जैसे मान लो आप एम्बुलेंस में देखते हो, ठीक है, आप क्या देखते हो, एम्बुलेंस में देखते हो, तो भाई एम्बुलेंस में क्या होता है, एम्बुलेंस का जो नाम होता है, एम्बुलेंस पे जो नाम लिखा हुआ होता है वो हमेशा उल्टे अक्षरों में लिखा होता है। भाई एम्बुलेंस का जो नाम होगा वो कैसे होगा, उल्टे अक्षरों में लिखा होगा, और वो इसीलिए लिखा जाता है ताकि जो आपके मिरर में उसका नाम कैसा पढ़ा जा सके, आपका सीधा पढ़ा जा सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटरल इन्वर्जन। अब आगे चलते हैं अपन, अब आते हैं मेन टॉपिक जो आपका रिफ्लेक्शन है। तो भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि ए फिनोमिना इन विच, यस, तो भाई सबसे पहले मैं इसको एक बार आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ इसमें। ठीक है, थोड़ा आपको थोड़ा सा इसके बीच में गाइड कर देते हैं अपन। ठीक है, हम्म, अब ये हो गया। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है रिफ्लेक्शन, तो देखिए ये आपका क्या है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव, ठीक है, ये आपका प्लेन सरफेस हो गया। जब कोई इंसिडेंट रे, ये आपकी क्या होती है, आने वाली रे को कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। आने वाली रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और ये जो टकरा कर वापस जा रही है, ठीक है, ये जो टकरा कर वापस जा रही है इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। तो जब कोई इंसिडेंट रे किसी प्लेन सरफेस या कोई भी जो स्पेरिकल सरफेस है उस पर क्या कर रही है, आपकी गिर रही है, तो उसके बाद वो क्या करेगी, गिरने के बाद उस रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकरा कर क्या होगी, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। और इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इसका मतलब जब कोई रे किसी सरफेस से टकराकर दूसरी डायरेक्शन में क्या होती है, मूव कर जाती है, इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को अपन बोलेंगे रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये रे आई और इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, इसके साथ जैसे ये रे आई और इस डायरेक्शन में चली गई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अब अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए, ए फिनोमिना इन विच व्हेन लाइट रे फॉल ऑन ए प्लेन और कर्व्ड सरफेस, यानी कि अगर कोई लाइट रेज किसी प्लेन या कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस पे गिरती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो लाइट रेज होती है वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, बाउंस बैक, यानी कि अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन का पार्ट। अब आगे चलते हैं अपन, बात करते हैं जो लेटरल इन्वर्जन वाला हो ही गया, रिफ्लेक्शन का अपन ने देख ही लिया। ठीक है, ये उसमें आगे पीछे हो गया, चलो ये एक बार इसको अपन, ये, तो इसके अंदर अपन देखते हैं। तो भाई देखो, ये आपकी कौन सी रेज होगी, अभी मैंने बताया आपको, ये को आपकी कौन सी रेज है, इंसिडेंट रे, ये आने वाली रेज है। और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है, आपकी जाने वाली रेज। तो इंसिडेंट रे कौन सी होती है, आने वाली, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, जाने वाली। इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो आपकी सरफेस आपको दिखाई दे रही है ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए भाई, ये जो बीच में जो आपका बनाया हुआ है, ये जो ये पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये तो हो गया नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टिंग रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, इंसिडेंट एंगल। यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बन रहा है थीटा 1, थीटा 1 को अपन क्या बोलते हैं, एंगल आई। आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल, एंगल किस किस के बीच में बनता है, इंसिडेंट एंगल आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है।
यानी कि ये इंसिडेंट रे यहाँ पे गिर रही है, यहाँ से ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो ये एंगल बन रहा है थीटा 1, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल आई। और इसके बाद जो ये आपका रिफ्लेक्टिंग रे, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग रे है और जो नॉर्मल है, इसके साथ जो ये थीटा 2 बन रहा है, इसको अपन बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलते हैं इसे अपन, एंगल आर। तो याद रखना, इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल जो होता है, इनके बीच में जो एंगल बनता है, इसे अपन बोलते हैं एंगल आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड जो रे होती है, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग रे होती है और जो नॉर्मल है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है थीटा 2, उससे अपन क्या बोलते हैं, एंगल आर। अब पढ़ते हैं इसके लॉज कि लॉज क्या क्या है इसके। तो सबसे पहला लॉ है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। देखिए इसमें भाई, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये यहाँ पे आके टकराई, ठीक है, और ये यहाँ से क्या जा रही है, आपकी रिफ्लेक्टिंग रे जा रही है, और यहीं पे क्या है, नॉर्मल। तो क्या तीनों एक ही जगह है ना, तीनों एक ही जगह तो मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ से इंसिडेंट एंगल आया, सॉरी यहाँ से इंसिडेंट रे आई, वो इस पॉइंट पे प्रेजेंट है। यहाँ से क्या हुआ, आपकी रिफ्लेक्टिंग रे क्या हुई है, निकली है। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ, यहीं से तो हुआ ना, यहीं से तो इसका क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। और जो नॉर्मल है वो भी यही है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल तीनों एक ही जगह क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट रूल। देखिए दूसरा रूल क्या होता है कि एंगल आई और जो एंगल आर होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो अगर ये 30 डिग्री होगा, अगर आपको देखो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको अगर आपको ये दे दिया जाए, देखो भाई ये पूरा टोटल, अगर आपको थोड़ी सी गणित आती है तो आप ये कर सकते हो। जैसे ये है पूरा, ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ ये जो है पूरा, ये कितना है, 180, ये कितना होता है, 180। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा 1, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। तो भाई इसमें क्या होगा, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया आपको, अगर मैं ये पूछूं तो इसको माइनस करके आप क्या कर सकते हो, ये चीज लिख सकते हो। तो अगर मैं आपको एंगल आई की वैल्यू दे दूं, ठीक है, तो आप आराम से किसकी वैल्यू बता सकते हो, एंगल आर की वैल्यू बता सकते हो। जैसे कैसे, मैं बोलूँ कि एंगल आई जो है वो कितना है, 40 डिग्री है, तो भाई बताओ कि एंगल आर कितना होगा, तो आप आसानी से बता दोगे कि क्या होगा, आपका 40 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। इसका मतलब अपन जितना एंगल आई जितना अपन इंक्रीज करेंगे, उतना ही आपका एंगल आर भी उतना ही इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं उसमें फर्स्ट जो लॉ होता है वो क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल जो होते हैं वो तीनों ही एक, वो तीनों क्या करते हैं, एक ही जगह क्या करते हैं, एग्जिस्ट, एक ही पॉइंट पे या सेम पॉइंट पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो क्या है आपकी, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल जो होते हैं वो कब सभी क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। यानी कि एंगल आई और एंगल आर जो होंगे, एंगल आई और एंगल आर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं अपन। तो भाई देखो, स्फेरिकल मिरर क्या है, ऐसा मिरर, सबसे पहले तो ऐसा मिरर जो किससे मिलकर बनता है, एक स्पेस से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, एक स्फीयर से मिलकर बनता है, या जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, कौन सी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी मैंने बताया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, जहां से रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। तो ये जो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ठीक है। तो अगर उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड होती है, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, कर्व्ड होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो देखिए भाई, सबसे पहले स्फेरिकल जो मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मेनली अगर मैं मिरर की बात करूँ तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक तो इस तरीके का होता है और एक इस तरीके का। बस सर ये तो सेम हो रहे दोनों, चलो कोई बात नहीं, डिफरेंट बना देते हैं। ये लो, बन गया डिफरेंट। हाँ सर, इन डंडों से बन गया डिफरेंट, ठीक है। तो भाई चलो, इन डंडियों का खेल है सब कुछ, ठीक है, चलो देखते हैं। तो भाई सबसे पहले देखो, ये जो मिरर होगा, ये जो मिरर है वो कौन सा होता है, कॉनकेव। कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इसकी किस तरफ होती है, बाहर की तरफ, सॉरी, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है। और जो जो आपका मतलब जो पॉलिश की होती है वो बाहर की तरफ। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन पॉलिश बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिश बोलते हैं। पॉलिश बाहर की तरफ की हुई है और जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो अंदर की तरफ है।
तो ये जो पार्ट है ये केव की तरफ क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ है, केव की तरफ है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्या आपका, इसको अपन बोलेंगे कॉनकेव। तो इसको याद रखना कि जो केव है, ठीक है, केव के केव की तरफ क्या है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रेजेंट है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ होगी, अंदर की तरफ, इनसाइड होगी, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करते हैं, एक जगह कन्वर्ज करते हैं, मतलब एक जगह क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोल सकते हैं, इनको, इनका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है आपका, कन्वर्जेंट मिरर भी इनको बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर ये भी आ जाए, अगर एग्जाम में क्या आ जाए आपकी कि कन्वर्जेंट मिरर किसे बोलते हैं, तो आप लोग लिख सकते हो कि कन्वर्जेंट मिरर जो होता है वो किसे बोला जाता है, कन्वर्जेंट जो मिरर है वो आपके कॉनकेव मिरर को ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कारण है उसका, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करते हैं, लाइट रेज को एक जगह कन्वर्ज करते हैं। अब आता है दूसरा जो होता है, उसका नाम है कॉन्वेक्स। क्या है आपका, कॉन्वेक्स। क्योंकि इसकी जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है। ये देखो, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इसकी पॉलिश की हुई है। तो भाई यहाँ से क्या होगा, ऐसे लाइट रेज आएगी और ऐसे टकरा के इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, इस मिरर को अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर। क्यों बोलते हैं भाई डाइवर्जेंट मिरर, डाइवर्जेंट मिरर बोलने का मतलब ये होता है, उसका कारण ये है क्योंकि डाइवर्जेंट का मतलब होता है डाइवर्ज करना, मतलब फैलाना। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, लाइट रेज को फैलाते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर जो होते हैं, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ होती है, किस तरफ होगी, इनसाइड, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है कि ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे उसे अपन, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। या इसे अपन बोल सकते हैं कि ए मिरर विच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन केव साइड, यानी कि केव साइड या इन साइड आपकी क्या है, प्रेजेंट है, रिफ्लेक्टिव सरफेस प्रेजेंट है, उसे अपन बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और अगर यही सरफेस, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ प्रेजेंट है, आपकी बाहर की तरफ प्रेजेंट है, किस तरफ प्रेजेंट है, अगर बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव की तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ प्रेजेंट होगी, अंदर की तरफ, और कॉन्वेक्स जो होगा उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ प्रेजेंट होगी, बाहर की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो कुछ टर्म्स होते हैं जो इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है, पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये जो आपका एक स्फीयर है, ठीक है, इसी से मिलके क्या बना आपका, भाई जो, क्योंकि आपको पता है कि जो स्फीयर का ही एक पार्ट होता है क्या आपका, जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो स्फीयर का ही पार्ट होता है। तो जिस स्फीयर से आपका जो मिरर बना है उसका जो सेंटर पॉइंट, मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट ये है, इसका ये क्या है, आपका सेंटर पॉइंट है। तो जिस स्फीयर से स्फेरिकल मिरर बना है, तो उसकी रिफ्लेक्टिंग सर, जो मतलब उसका जो पार्ट है वो क्या, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट किसका है, एक स्फीयर का है। इस स्फीयर का क्या है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट है। तो इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मेनली अगर अपन समझे, दोबारा समझो, कि जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है वो एक स्फीयर का क्या होता है, आपका एक स्फीयर का पार्ट होता है, और इस स्फीयर के सेंटर ऑफ, इस स्फीयर के सेंटर को उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो अपन इसकी डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं, ये रही। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, दिस स्फीयर हैज ए सेंटर कॉल्ड सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। अब आता है सेकेंड पॉइंट, ये मैं इसको रफ कर देता हूँ, यस, चलो, ये रहा। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, मतलब एक स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या होती है आपके, विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ, इट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन रेडियस ऑफ ए कर्वेचर।
ठीक है। आरओसी का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जैसे कि ये कोई आपका स्फीयर है, ठीक है, और ये इसकी क्या है आपकी, ये इसकी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये अंदर वाली। तो इसका, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो इसके सेंटर पॉइंट के जो आपका क्या होता है, इसके सेंटर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, सेंटर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो ये डिस्टेंस वाला पार्ट है, यानी जो ये हाफ पार्ट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका रेडियस बोलते हैं। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सेंटर पॉइंट तक का जो रेडियस वाला पार्ट है उसे अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो क्या हो गया आपका, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है आपकी, ये रही डेफिनेशन। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, यानी किसी भी स्फीयर की रेडियस विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि एक स्फीयर के, एक स्फीयर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सेंटर की जो दूरी होती है, ठीक है, सेंटर की जो दूरी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, उससे उसकी क्या बोलते हैं अपन, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये आपका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अब जो इसके आगे का पार्ट है, जो कुछ टर्म्स और बच गए हैं, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जो फ़ायदा उठा